हेलो मेरे गुलाब जामुनो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल किंगडम ऑफ बायोलॉजी में। भाई साहब, आज के इस लेक्चर में हम लोग फ्रॉग पे बात करेंगे और इस चैप्टर को बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि एनसीईआरटी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इस चैप्टर से कितने सारे सवाल आपके नीट के एग्जामिनेशन में, आपके कहिए सीयूईटी के एग्जामिनेशन में और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो आइए इस वीडियो में हम लोग पूरा फ्रॉग को डिटेल में डिस्कशन करें। चलिए, सबसे पहले तो मैं यहां फ्रॉग का इंट्रोडक्शन, परिचय, जान पहचान लिखा हूं। जैसे आप कहीं जाओगे तो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओगे, ये रहा नाम, ये रहा फादर्स नेम, ये रहा एड्रेस, दिखाओगे ना भाई, वैसे ही समझो ये इसका आइडेंटिटी कार्ड हो गया। तो भाई साहब, बालक कहा कौन से किंगडम में है? जिस किंगडम में तुम हो। तो तुमको कोई जानवर कहे तो धरफराना नहीं, क्योंकि तुम सच में एनिमल किंगडम से ही बिलोंग करते हो। तो ये भी उसी किंगडम से बिलोंग करता है, यानी कि इसका किंगडम क्या हो जाएगा? एनिमेलिया। ठीक है, एनिमल किंगडम से ये बिलोंग करेगा। आगे बढ़ेंगे तो इसका फाइलम क्या है? कॉर्डाटा। सब फाइलम पे बात कीजिएगा तो वर्टिब्रा, और इसका जो सुपर क्लास है वो है टेट्रापोडा, और क्लास कैसा है? एम्फीबिया, यानी कि ये एम्फीबियन है जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। साथ ही साथ इसका जेनस क्या है? राना। और इंडिया में बात कीजिएगा तो सबसे कॉमन स्पीसीज है टिग्राना, यानी राना टिग्राना इसका कॉमन स्पीसीज हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब क्या कहा कि इसका हैबिटेट क्या होगा? तो भाई साहब, इसका हैबिटेट जहां ये रहेगा इन जनरल, तो वो होगा फ्रेश वाटर। ठीक है, नदी तालाब वगैरह में आपको, सॉरी फॉर दिस, नदी नहीं तालाब वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। नदी में भी देखने को मिल सकता है, ऐसा नहीं है। फिर लैंड, जमीन पे मिलेगा। और अगर भाई साहब बहुत गर्मी पड़ी तो ये चला जाएगा एस्टिवेशन, यानी कि समर स्लीप में, या बहुत ठंडी भी पड़ी तब भी ये गायब, कहिए छुप जाएगा और चला जाएगा विंटर स्लीप में। इन जनरल ये आपको रेनी सीजन में देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। आगे बढ़े तो अब बोला क्या कि जो मेंढक है भाई वो क्या है? पोइकिलोथर्मल। ये क्या है भाई साहब? यानी कि कोल्ड ब्लडेड। सर हमको नहीं पता कोल्ड ब्लडेड क्या, तो कहा क्या कि कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। समझ में आया ना? कांस्टेंट नहीं रख पाएंगे। आगे बढ़े तो बोला इनमें कैमोफ्लेज और मिमिक्री जैसी प्रक्रियाएं, या कहिए एनिमी से छुपने के लिए, है ना, शिकार पकड़ने के लिए, ये सराउंडिंग के एनवायरनमेंट के हिसाब से ब्लेंट हो जाएंगे, है ना। कभी कभी बगल में रहेगा, सराउंडिंग के एनवायरनमेंट में ब्लेंड हो गया, तुमको नजर भी नहीं आएगा मेरे भाई। आगे बढ़े। अब क्या कहता है कि ये इसके मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पे बात करें। मॉर्फोलॉजी बोले तो सर आप जो चक सूट बूट लगा लिए और बाहर से दिखने में जैसे लग रहे हैं, ये हुआ मॉर्फोलॉजी। यानी इस फ्रॉग को ऊपर से अगर आप देखोगे, ये इसका मॉर्फोलॉजी। और अगर इंटरनल स्ट्रक्चर पे बात कर दिए मेरे भाई, तो वो क्या हो गया? एनाटॉमी। तो ऊपर से देखे आहा सुंदर है, तो दिस इज व्हाट? मॉर्फोलॉजी। और उसका गुण देखने चले गए, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर देखने चले गए, तो वो क्या हो गया? एनाटॉमी, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा तो कहा इसके साइज पे अगर बात करूं तो लेंथ नॉर्मली जो होगा वो 18 से 20 सेंटीमीटर होगा, और ये फिक्स्ड नहीं है, बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे आपने अफ्रीकन बुल फ्रॉग को देखा होगा, काफी बड़ा साइज होता है उसका। और क्या बोला है? इसका वृत्त 5 से 8 सेंटीमीटर जनरली। और इसके स्किन आप देखिएगा तो इसका स्किन बिल्कुल चिपचिपा होगा, स्मूथ होगा, क्योंकि इस पे म्यूकस प्रेजेंट होता है। याद रखेंगे क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस। आइए भाई साहब, तो कहा इसका स्किन स्मूथ होगा, स्लिपरी होगा, क्योंकि इस पे क्या प्रेजेंट है? म्यूकस। मेरे भाई क्या मौजूद है? म्यूकस। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते चले तो इंपॉर्टेंट बात आया हमारा कि क्या एक जरूरी बात लिख ली जाए और समझ भी ली जाए। बच्चों बोला फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर। याद रखिएगा, पानी ये कभी पीता नहीं है, क्योंकि ये जो म्यूकस है ना, ये अपने स्किन के थ्रू ही, याद रखिएगा, ये जो स्किन है इसी के थ्रू ये एयर भी और वाटर भी ले सकता है, तो इसको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखेंगे, पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ दे एब्जॉर्ब वाटर थ्रू स्किन, स्किन के थ्रू मैंने कहा वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे। अच्छा, कलर पे बात कर लो तो अगर डॉर्सल साइड पे बात करोगे, ऊपरी भाग पे अगर तुम देखोगे यहां, तो ये हल्का देख रहे हो ना, ऑलिव ग्रीन कलर का, है ना। और इस पे पैच भी होंगे, इरेगुलर पैचेस होंगे इसके शरीर पे, ठीक है। और नीचे के तरफ से देखोगे वेंट्रल साइड से, तो थोड़ा ये पेल येलोविश या येलोविश रंग का होगा। कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग इसके मॉर्फोलॉजी पे बात कर रहे थे। आगे बढ़े तो कहा बॉडी ऑफ फ्रॉग। अगर फ्रॉग के बॉडी की बात कर ले तो ये देखिएगा आप दो पार्टेड में डिवाइड होंगे, एक तो हेड वाला पार्ट हो गया, एक इसका ट्रंक हो गया बच्चों।
आगे बढ़े, चलिए यहां ध्यान दीजिए। तो कहा क्या कि इसका जो हेड है, यहां देखिएगा जो इसका सर है, हेड है, इसमें मौजूद है माउथ, मुंह, है ना, और साथ ही साथ नोस्ट्रिल एक पेयर मौजूद है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान के जगह पे क्या मौजूद है फ्रॉग में? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, याद रखेंगे एक पेयर। एयर ड्रम में मैं कहूं शॉर्ट में याद रख लो, या वोकल शैक भी इसमें एक पेयर होंगे, और मेल में ये वोकल शैक बलून जैसे होंगे। इस पे हम लोग आगे भी बात करेंगे, स्पेशलाइज्ड है, ये मेल में ही होंगे, फीमेल में नहीं होंगे। और बोला आईज जो है इसका 3 आईलिड होगा, अपर वाला इमूवेबल होगा, मिडिल वाला मूवेबल, अंदर वाला पतला ट्रांसपेरेंट होगा और फ्री मूवेबल होगा। और इस पे प्रेजेंट है कौन सा मेम्ब्रेन? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि इसको वाटर से, कहिए मड से, कीचड़ वगैरह से इसके आई को प्रोटेक्ट करेगा। कोई समस्या नहीं ना मेरे भाई। आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले तो कहा इसके ट्रंक्स में मेन रीजन, आइए लिम्स पे बात करते हैं, यानी कि हाथ और पैर। फॉरलिम्स पे बात कीजिएगा तो इसका जो फॉरलिम्स है ये 4 डिजिट का होगा, कहिए 4 फिंगर्स टाइप स्ट्रक्चर मौजूद। और हिंड लिम्स में कितना डिजिट? 5, याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं। और आपको तो पता ही है, अगर तुम मेंढक को देखोगे इस वाले तस्वीर में, तो जो इसका फॉरलिम है ये देख पा रहे हो तुम, और ये इसका हिंडलिम है। तो जाहिर सी बात है जो पिछला पांव होगा वो थोड़ा बड़ा मस्कुलर होगा, ताकि इसे जंप करने में भी हेल्प मिल सके। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई समस्या नहीं ना। आइए आइए आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले। तो अब बोला कि फ्रॉग में बालक, स्पेशली तौर पे मैं ये लिखा हूं कि इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। ये क्या होता है सर? तो जब आप जीवों को देख के बता सको कि ये मेल है और ये फीमेल है, सिर्फ देख के बता सको, तो इसे हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म उसमें प्रेजेंट है। और नहीं बता सकोगे तो नहीं है। तो सिंपल बात बोला, फ्रॉग में है। क्यों? अभी जस्ट पीछे मैंने बताया कि जो मेल फ्रॉग है मेरे भाई, कौन सा फ्रॉग? मेल फ्रॉग। तो मेल फ्रॉग साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल शैक होगा। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा मेढक टर 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 जो करता है, यहां पे देखिएगा ये फूलेगा बलून के जैसा स्ट्रक्चर, ये वोकल शैक मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होगा। और साथ ही साथ फॉरलिम्स में कपुलेटरी पैड्स वगैरह मौजूद होंगे इसके फॉरलिम्स में। कोई दिक्कत नहीं बालक, कोई दिक्कत नहीं, ये आप जरूर याद रखेंगे, है ना, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते चले तो आगे ध्यान दीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे फ्रॉग के ऑर्गन सिस्टम पे, कि फ्रॉग में ना ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से, यानी एनाटॉमी पे आइए बात करना शुरू करते हैं। तो बोला अब हम पढ़ेंगे कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, इसमें एक्सक्रिएटरी सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्टिव कैसा है, और नर्वस कैसा है। बेसिकली कहूं तो मेढक को चिड़ो और अंदर के सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में एक एक करके हम लोग विद डायग्राम शॉर्टकट मेथड से याद करेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ये बिल्कुल फ्लो चार्ट मेथड है आपके लिए, एकदम इफेक्टिव है भाई साहब, इतना इफेक्टिव है कि इसको आप एक नजर में देख लो तो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल धकाधक बनेंगे मेरे भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो ये देखिए, ये हुआ फ्रॉग का इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना। यहां आप देखिएगा तो ये जो पिंकिश कलर के नजर आ रहा है, ये आया हमारा लिवर। क्या हुआ? लिवर। ये वाला हुआ हमारा लंग्स, ठीक है। ये ओसोफेगस इसका आ रहा है, येलो वाले पोर्शन से लिखा है मैंने ओसोफेगस। ये आगे आके फॉर्म करेगा स्टोमिक, यही स्टोमिक इंटेस्टाइन, और लास्ट वाले पार्ट में जाएगा रेक्टम में, वहां से चला जाएगा क्लोएका में, और वहां से क्लोएकल एपर्चर में चला जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये स्ट्रक्चर रेड वाला, ये है इसका किडनी। अब हम लोग ऐसा नहीं है कि इसको खिचड़ी बना दिए और एक ही साथ पढ़ लेंगे, नहीं नहीं, इसको अलग अलग करके समझेंगे। बेसिकली पहले तुम ये चित्र देख लो, जरूर ये डायग्राम तुम्हारे एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, और इस डायग्राम को आपको अच्छे से समझ भी लेना है। आइए एक एक करके हम लोग सारे पार्ट्स पे बात करना शुरू करें। तो सबसे पहला जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। आइए इसको एक फ्लो चार्ट मेथड में ध्यान से देख ले कि कैसे क्या होगा। तो आपने पता है भाई मेरे कि एलिमेंट्री केनाल जो है इसका, है ना, और प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों मिल जाएगा। मतलब जो एलिमेंट्री केनाल है और इसमें जो ग्रंथि ग्लैंड्स मौजूद है, इन दोनों को मिला करके आप कहोगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। और भाई साहब क्योंकि फ्रॉग कार्निवोर्स है, याद रखेंगे क्या है? कार्निवोर्स है ना। तो इसका जो कहिए एलिमेंट्री कैनाल है ना, ये शॉर्ट होगा। यहां से एक और चीज याद रखना कि कार्निवोर्स का एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? शॉर्ट होता है। अब क्या बोला? फूड पैसेज पे बात कीजिए। आइए भाई साहब जाने के इसका रास्ता, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फूड कहां से कहां स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले तो इसके माउथ में जाएगा फूड, जहां टंग मौजूद है ना बउआ रे, और इसका टंग कैसा है? बाइलोब्ड है ना, बिल्कुल फ्लेक्सिबल, जो कीड़े को दूर तक ऐसे स्टिक करे और अपने अंदर खींच ले।
आगे सुनिएगा तो कहा फिर माउथ कैविटी जिसे हम ओरल कैविटी कहते हैं, यहां से चला जाएगा फेरिंग्स वाले रीजन में। ध्यान रखेंगे कि फ्रॉग में लैरिंग्स नाम की चीज नहीं होती है, अर्थात लैरिंग्स क्या होगा, एब्सेंट। फिर से सुनो, लैरिंग्स क्या होगा, एब्सेंट। आगे बढ़ते चलोगे तो कहा क्या कि यहां फेरिंग्स के बाद ये चला जाएगा भाई साहब कहा ओसोफेगस जिसे कहे फूड पाइप में, और क्योंकि इसके पास नेक नहीं होता है, याद रखिएगा, नहीं तो मैं बॉडी को 3 पार्ट में बांटता, 2 में ही बांटा था, हेड और ट्रंक। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इसके पास नेक नहीं है, और नेक नहीं है तो ओसोफेगस शॉर्ट होगा। कैसा होगा, शॉर्ट। मैं सब यही लिख दिया हूं, और बिल्कुल मैं फिर से कहूं कंडेंस करके लिखा हूं ताकि आपको पढ़ने में ज्यादा समस्या नहीं हो। अब क्या कहा कि यहां से ये चला जाएगा इसके स्टोमक में। अब भाई मेरे अगर ये डायग्राम तुम अभी ध्यान से देखो, यही रीजन इसका स्टोमक हुआ, और तुम्हें पता है इसके अंदर HCl होगा फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, है ना, और भी बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, ठीक है। तो वही यहां बोला है कि इसमें स्टोमक में चला गया और स्टोमक में प्रेजेंट है HCl, और साथ ही साथ कौन सा जूस, गैस्ट्रिक जूस वगैरह प्रेजेंट है, और यहां से ये चला जाएगा स्टोमक से नीचे, ठीक है, कहिए स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, जहां ड्यूडेनम जो स्टोमक के बाद वाला भाग है वहां। अब यहां देखिएगा तो इसी रास्ते में इससे अटैच होगा हमारा पेनक्रियाज। इट मींस हमारा नहीं मेरे भाई साहब, मेढक पे हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे अंदर भी कुछ ऐसी ही प्रक्रियाएं होती है। फिर बोला लिवर। अब लिवर जो अपना जूस स्टोर करके रखेगा बाइल, वो गॉल ब्लैडर में रखेगा। ये दोनों इस पे एक्ट किया, ठीक। इमल्सिफिकेशन हुआ यानी फैट का ब्रेकडाउन हुआ, साथ ही साथ प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ, और यहां से इंटेस्टाइन में चला गया जहां के विलाई, आपको पता है ना, VILLI फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसका काम क्या होगा, एब्जॉर्ब करना डाइजेस्टेड फूड को। तो एब्जॉर्ब हो गया। फाइनली जो अनडाइजेस्टेड या कहिए जो वेस्ट मटेरियल है वो चले गए रेक्टम में, रेक्टम से क्लोएका में, और वहां से क्लोएकल एपरेचर के थ्रू बाहर निकल गया। मेरे भाई एकदम सिंपल तरीके से इसको फिर से याद करें और बिल्कुल मने मन दोहराएं। कैसे, तो सबसे पहले माउथ में, माउथ से ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स और लैरिंग्स इसमें नहीं होगा। ओसोफेगस क्योंकि नेक्स्ट नहीं है तो ओसोफेगस शॉर्ट। फिर चला गया स्टोमक जहां HCl और गैस्ट्रिक जूस मौजूद है ना, जो भोजन को डाइजेस्ट करेगा। फिर वहां से इंटेस्टाइन, इसी बीच में 2 ग्लैंड, ये पेनक्रियाज और लिवर, ये ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये दोनों अपने अपने सेक्रेशन देंगे। जैसे लिवर अपना सेक्रेशन गॉल ब्लैडर में स्टोर करेगा और ये यहां एक्ट करेगा, साथ ही साथ पेनक्रियाज, पेनक्रिएटिक जूस ये यहां पे एक्ट करेगा, और यहां इमल्सिफिकेशन, फैट का ब्रेकडाउन और प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन होगा। फाइनली ये इंटेस्टाइन में, जहां विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होंगे जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। फिर चला जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में, वहां से क्लोएका में, और वहां से जो फाइनली क्लोएकल एपर्चर के थ्रू शरीर के बाहर। याद रखेंगे इस पॉइंट को। यहां हमारा फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। कोनो समस्या नहीं ना, कोई समस्या नहीं ना। आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले तो अब क्या पढ़ना है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। कहा क्या, रट लीजिएगा इस बात को कि फ्रॉग के पास कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड, और जो सर्कुलेशन होता है वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और मेरे भाई अगर तुम्हें ये नहीं पता अभी तक तो मैं फिर से कहूं, आपको पता है ना कि जो एम्फीबियन है, मान लीजिए कोई भी एम्फीबियन है, तो उसके हार्ट में जो चैम्बर प्रेजेंट है भाई, है ना, वो कितने होंगे, 3। आपको पता होना चाहिए। ऑरिकल 2 है, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, और या एट्रियम और वेंट्रिकल एक ही है फ्रॉग के हार्ट में, यानी कि एम्फीबियन के हार्ट में। आपको पता है। अब होता क्या है कि बॉडी से सारा ब्लड आता है कहां, राइट एट्रियम से, यहां से वेंट्रिकल, यहां से जाता है लंग्स के पास, और ऑक्सीजन लेके वापस लेफ्ट एट्रियम, और यहां से वेंट्रिकल, फिर बॉडी। तो यहां इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड वाला सीन हो जाता है, क्योंकि वेंट्रिकल जो कहिए सेप्टम मौजूद इसमें है ही नहीं, यानी कि वेंट्रिकल एक ही है, एक ही चैम्बर है, क्या करेगा बेचारा। तो भाई साहब के पास कैसा होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। हार्ट इसके कितने चैम्बर होंगे, 3, याद रखेंगे, जिसमें 2 ऑरिकल और कितना वेंट्रिकल होगा, 1 वेंट्रिकल। कोई समस्या नहीं ना। और मस्कुलर मायोजेनिक हार्ट होगा। कैसा हार्ट होगा, मायोजेनिक, समझ में आया। और हार्ट रेट इसका कितना है, रट लीजिएगा, 64 पर मिनट। कितना पर मिनट, 64 पर मिनट। आगे बढ़ते चले तो अब अपना टॉपिक जो बढ़ेंगे ये आएगा ब्लड पे। और अगर ब्लड की बात करें तो इसके ब्लड में भी जो आरबीसी है वो प्रेजेंट होगा, ओवल होगा, बाइकन्वेक्स होगा, लेकिन जैसे मेमेलियन आरबीसी आपने पढ़ा होगा
कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन फ्रॉग के आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट कंटेन करेगा। साथ ही साथ डब्ल्यूबीसी जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा और थ्रोम्बोसाइट जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि ये सारे कंपोनेंट्स इसके ब्लड में प्रेजेंट होंगे। आगे बढ़िएगा तो आइए एक इंपॉर्टेंट बात पे हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारी तितली रानी इंपॉर्टेंट बात लेकर के आ चुकी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, अब जिनको पोर्टल सिस्टम नहीं पता है उनका मैं क्या ही कहूं। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम वही जहां स्टोमक से डायरेक्ट वेन में ब्लड न जा करके कहां आ जा रहा था, लिवर में, और लिवर के थ्रू तब जा रहा था वेन के थ्रू हार्ट के पास। तो भाई मेरे ऐसा सिस्टम यहां हेपेटिक पोर्टल सिस्टम मौजूद होगा। साथ ही साथ रेनल पोर्टल सिस्टम भी इसमें प्रेजेंट होगा। और मेरे भाई कितना ही दफा मैंने आप लोगों से कहा है, अभी भी मैं कहता हूं, अगर कुछ शब्द नहीं एग्जाम में आ रहे हो तो याद रखेंगे, जहां भी हेपेटिक शब्द का जिक्र होगा याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड बात करेगा, लिवर से। इस चीज को आप याद रखेंगे। कोई क्वेश्चन में फंस गया, आप नहीं समझ पा रहे क्वेश्चन और हेपेटिक शब्द का जिक्र है, यानी कि वो इससे आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प होगा। ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो बोला हेपेटिक शब्द का जिक्र मतलब किससे रिलेटेड, लिवर से। उसी तरीके से रेनल शब्द का अगर जिक्र होगा तो इन जनरल किसकी बात हो रही होगी, किडनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात यहीं से होगा। उसी तरीके से पल्मोनरी वाला हिस्सा होगा तो यहां पे हार्ट से लंग्स के तरफ, यानी कि बेसिकली कहो तो लंग्स की बात होगी। साथ ही साथ अगर हम लोग कार्डियक शब्द का जिक्र करें तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, हार्ट से। ये बात याद रखें, इसको लिख के कहीं साइड में रख लो, जरूर ये तुमको एग्जाम में क्वेश्चन बनाते समय बहुत हेल्प करेगा कि हेपेटिक शब्द लिवर से रिलेटेड है, रेनल किडनी से, पल्मोनरी लंग्स से और कार्डियक हार्ट से। चलिए अब हम लोग यहां आए तो इसमें जो सिस्टम मौजूद है लिम्फेटिक, बिल्कुल हाँ, लिम्फ है, लिम्फ चैनल्स होंगे और लिम्फ नोड वगैरह भी प्रेजेंट है, बिल्कुल हाँ हाँ हाँ। आइए आगे की तरफ बढ़ते चलते हैं। तो अगला अपना टॉपिक है कि इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिंपल है मेरे भाई, तुमने पढ़ा होगा कि सर फ्रॉग जो है ना स्किन के थ्रू भी सांस ले लेगा और उसके पास फेफड़ा भी है, उससे भी सांस ले लेगा। बिल्कुल सही पढ़ा है। तो आइए यहां ड्यान देते हैं। पहला बोला है क्या, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, अगर किसके थ्रू सांस ले, स्किन के थ्रू, है ना। 35% लगभग ये इसी के थ्रू, स्किन के थ्रू सांस लेगा। ड्यूरिंग एस्टिवेशन और हाइबरनेशन, यानी कि जब वो समर स्लीप, गर्मी में जो सो जाता है दुबक करके तब भी, और ठंडी में सो जाता है तब भी स्किन के थ्रू वो सांस लेगा, कोई समस्या नहीं। साथ ही साथ पल्मोनरी रेस्पिरेशन 56% लंग्स के थ्रू, है ना। लंग्स कैसा होता है इसका, पिंक कलर का होगा, शैक लाइक होगा, है ना, और प्रेजेंट होगा ट्रंक के अपर पार्ट में, कह लीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे सुनिएगा, बोला बकल कैविटी रेस्पिरेशन, मेरे भाई 9% होता है ये, याद रखेंगे। ब्लड के जो कैपिलरीज है ना इसके माउथ में, यानी कि ओरल कैविटी में प्रेजेंट होंगे, जहां पे ये गैसियस एक्सचेंज कर सकता है। तो ये नया बात तुमको याद रखना है कि इसमें बकल कैविटी रेस्पिरेशन। तो टोटल अगर बात करोगे बउआरे तो 3 तरीके का रेस्पिरेशन इसमें होगा। नंबर 1 क्यूटेनियस, स्किन के थ्रू, दूसरा पल्मोनरी, लंग्स के थ्रू। यहां देखो पल्मोनरी शब्द आया, यानी कि इसका जिक्र होना है भाई मेरे लंग्स का, याद रखेंगे। और बकल कैविटी यानी कि माउथ कैविटी के थ्रू, कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते चलिएगा। तो ये देखिए नर्वस सिस्टम को यहां मैंने लिखा है एक फ्लो चार्ट में। अगर आपको इसका एसएस यानी स्क्रीनशॉट लेना हो तो जरूर लीजिएगा मेरे भाई। और अब आइए हम लोग इसको इत्मीनान से पढ़ते हैं। जैसा आपने ह्यूमन में भी पढ़ा है तो एक सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट है, साथ ही साथ पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी मौजूद है, और एएनएस यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी इसमें मौजूद है। और आइए मैं एक एक करके सबको समझा देता हूं। सबसे पहले आपका ध्यान यहां आना चाहिए, यानी कि सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। आइए, या सेंट्रल न्यूरल सिस्टम कहा है इसमें मौजूद है ब्रेन। आई होप जूम कर देता हूं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसको यहां ध्यान दीजिएगा, बोला ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये सीएनएस का पार्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। तो ब्रेन कैविटी में बंद है, खोपड़ी के अंदर, है ना। ये खोपड़ी में का ये बंद है, डब्बा है ये, इसका नाम है क्रेनियम बॉक्स। तो इसके अंदर भी प्रेजेंट होगा, इनक्लोज्ड है क्रेनियम में। साथ ही साथ जो फॉर ब्रेन है ना, इसमें ऑल्फैक्टरी लोब है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, जैसा कि आपने ह्यूमन में भी पढ़ा है, और इसका सेरिब्रल हेमिस्फेयर पेयर्ड होगा। और डायनसेफ्लन भी मौजूद है, बट कैसा, अनपेयर्ड। ये याद करके रखिएगा कि इसका डायनसेफ्लन कैसा है, अनपेयर्ड। फिर से बोलिए। तो बोला क्या, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, कौन सा, एकदम इजी है, इजी है। यहां सुनो,
CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या क्या मौजूद है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इतना तो आपको याद रहना ही चाहिए। अब ब्रेन जो है इसका ये बॉक्स में मौजूद है, यानी कि क्रेनियम में। अब वही बात है कि जो फोर ब्रेन है इसमें ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और डायनसेफ्लॉन, लेकिन अनपेयर्ड। साथ ही साथ जो मिड ब्रेन है इसमें एक पेयर, क्या या पेयर कहिए किसका, ऑप्टिक लोब मौजूद है। और साथ ही साथ जो हिंड ब्रेन है उसमें सेरिब्रल और सॉरी फॉर दिस सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा भी मौजूद है मेरे भाई। साथ ही साथ यही मेडुला ऑब्लंगाटा आगे पास करेगा फोरामेन मैग्नम के थ्रू और ये कंटिन्यू हो जाएगा किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में आगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ CNS यानी कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। आगे बढ़ेंगे तो बोला क्या, आइए इसके पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम पे बात करें। तो बोला पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में याद करके रख लो कि 10 पेयर क्रेनियल नर्व होगा। कितना पेयर? 10। और 10 पेयर इसका कौन सा नर्व होगा? स्पाइनल। कौन सा नर्व होगा? स्पाइनल। ये आप याद करके रखेंगे, 10 पेयर क्रेनियल नर्व, 10 पेयर स्पाइनल नर्व। आगे बढ़े तो इसका बोला ANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। आपको पता ही है जो पार्ट ऑटोमेटिक शरीर में काम करता है उसको कंट्रोल करने का काम है इसका। तो बोला भी कंट्रोल ऑटोनोमस पार्ट ऑफ बॉडी जो ऑटोमेटिक हो, जैसे हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन वगैरह, है ना। इसमें भी दो होते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा, एक सिंपैथिक और एक पारासिम्पैथिक। सिंपैथिक में आपको मालूम है ना, इंक्रीज कर देगा रेट को, क्या कर देगा? इंक्रीज। जैसे मान लीजिए हार्ट के पास जा रहा है तो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। और पारासिम्पैथिक जो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। मैं फिर से कहूं, ये रहा आपका न्यूरल सिस्टम। और शॉर्टकट में याद रखिएगा फ्रॉग का न्यूरल सिस्टम एकदम इजी में। तो फिर से मैं कहूं, CNS मौजूद है, हाँ। PNS मौजूद है, हाँ। और उसके बाद ANS मौजूद है, बिल्कुल। CNS में क्या क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन में मैं आपको बताया ही, फॉर, मिड और हिंड तीनों प्रेजेंट है और यही आगे कंटिन्यू होकर के स्पाइनल कॉर्ड में गया। और PNS जो है अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, 10 पेयर क्रेनियल नर्व है, 10 पेयर स्पाइनल नर्व है। ANS जो कंट्रोल करता है हार्ट, लंग, इंटेस्टाइन जैसे ऑर्गन्स को, जाहिर सी बात है एक सिंपैथिक होगा और एक पारासिम्पैथिक। आइए मेरे भाई आगे बढ़ते चलते हैं। आ गई अपनी तितली रानी इंपॉर्टेंट बात लेकर के। मैं जरूर चाहूंगा आप सबका ध्यान यहां है। यहां देखिएगा तो यहां इंपॉर्टेंट कुछ बातें मैंने लिखी है कि इसके इंडोक्राइन ग्लैंड, बिल्कुल, पिट्यूटरी, थायराइड, पाराथायराइड, थाइमस, पीनियल, है ना, पेनक्रिएटिक आइसोलेट, एड्रिनल और गोनेड्स, ये सारे ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि हार्मोन सेक्रेट करेंगे, ये इसमें प्रेजेंट होंगे मेरे भाई, ये फ्रॉग में प्रेजेंट होंगे। और साथ ही साथ इंडियन स्पीसीज की बात करें राना टिग्राना की, तो ये रट लीजिएगा, इसमें 9 पेयर स्पाइनल नर्व होता है ना। और साथ ही साथ 10 वर्टिब्रा प्रेजेंट होंगे, किसमें? मेंढक में। कितना वर्टिब्रा? 10। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, नहीं ना। आइए अब आगे बढ़ते चले तो कहा एक्सक्रिएटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एक्सक्रिएटरी सिस्टम। बस कीजिए सर कितना पढ़ाइएगा? अरे रुकिए मेरे भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ना, है ना। मेहनत भी नहीं करोगे और चाहोगे जीवन में अच्छा भी कर ले तो जरा मुश्किल है, तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। आइए ना देखते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम को। सिंपल बात है कि इसमें एक पेयर किडनी है, एक जोड़ा किडनी है, जैसे ह्यूमन में भी है। बोला एक पेयर किडनी है सर, और किडनी क्या फॉर्म करेगा? यूरिया। और ऐसा जानवर जो यूरिया फॉर्म करे, कहो ना तुम ही क्या कहेंगे उसको? यूरी को यूरियोटेलिक कहेंगे ना मेरे भाई। क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं ना। तो ये क्या फॉर्म करेगा? यूरिया। आगे ध्यान दीजिएगा तो बोला ये यूरिन फॉर्म करेगा जो कि स्टोर होगा किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में। एक्चुअली जो किडनी होगा ना, ये यूरिया एक्सक्रिएट करेगा, शॉर्टकट में अगर कहिए तो। आगे ध्यान से सुनिएगा तो बोला इसका यूरिन फॉर्म होगा कहां? यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर्ड होगा, फॉर्म कह रहा हूं स्टोर्ड होगा। और ये एक्सक्रिएट होगा किसके? कोलोकल एपर्चर के थ्रू। अब ध्यान दिए होंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो एग्जिट पॉइंट था वो यही था, कोलोकल एपर्चर। और यहां भी यही है, हाँ, क्योंकि इसमें एक ही पोर है मेरे भाई, इसीलिए अलग अलग नहीं है। आगे सुनिएगा, फिर बोला यहां इस तस्वीर से भी आप समझ सकते हैं कि देखिए ये किडनी है, ठीक है, ये इसके ऊपर, ये अंदर नहीं है, ऊपर प्रेजेंट है एड्रिनल ग्लैंड। ये पाइप यूरेटर के थ्रू आया कौन से? ब्लैडर में, यहां आप देख सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। यही है इसका क्लोका और क्लोकल एपर्चर। इसी के थ्रू ये यूरिन कहां? शरीर के बाहर, शरीर के बाहर। आई होप यहां कोई समस्या नहीं। याद रखेंगे कि इसके किडनी में लगभग 2000 नेफ्रॉन, जिसे हम लोग यूनिफेरॉन्स ट्यूब्यूल्स भी
कहते हैं ये प्रेजेंट होंगे। आगे सुनिएगा। तो आ जाइए भाई मेरे लास्ट के तरफ बढ़ते चले और इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात करें। तो इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़ा चेंजेस है, आइए फटाफट से ध्यान से देखें। तो कहा क्या, अगर हम लोग पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं, जी हां, तो एक पेयर टेस्टिस इसमें मौजूद है और ये अपर पार्ट, अगर किडनी ये है तो इसके ऊपर वाले भाग में ये टेस्टिस मौजूद है। ठीक है, दोनों साइड किडनी है, उसके ऊपर वाले भाग में जो कि अटैच है किडनी से, है ना, किसके हेल्प से, मेसोर्कियम के हेल्प से। किसके हेल्प से, मेसोर्कियम। तो ये वाला मेसोर्कियम हो गया, है ना, और इससे पाइप निकल करके जो कि यह वास इफेरेंस है ना, जिसकी संख्या 10 से 12 होगी, इस पाइप के थ्रू ये आएगा किडनी के अंदर। ठीक है, और यहां एक पाइप या कैनल के थ्रू, है ना, इस तरीके से आगे चला जाएगा। इसका नाम बिडर्स कैनाल होगा। कौन सा कैनाल होगा, बिडर्स कैनाल। इस तस्वीर में भी मैंने यहां शो किया होगा, इसे क्या कहेंगे, बिडर्स कैनाल। और फिर ये यूरेटर के थ्रू, उसी पाइप के थ्रू जो यूरिन कैरी करता है, चला जाएगा कहां, कोलोका में, और यहां से कोलोकल एपर्चर के थ्रू बाहर। फिर से, अरे सर, सेमेन का भी रास्ता यानी कि मेल गैमेट का रास्ता भी वही है। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इसके पास एक ही तो पोर है, तो बेचारा कहां से ही सारी चीजों को रिलीज करेगा, तो वहीं से ये भी रिलीज होगा। अब यहां भी देख सकते हैं मेसोर्कियम मैंने लिखा होगा, है ना, टेस्टिस स्पर्म फॉर्म करेगा, 10 से 12 वैस इफरेंस के थ्रू ये चला जाएगा कहां, बिडर कैनाल में, जहां यूरिनोजेनाइटल डक्ट के थ्रू कहां चला जाएगा, कोलोका में, और वहां से कोलोकल एपर्चर के थ्रू शरीर के बाहर। ये हुआ मेल का रास्ता, यानी कि मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर आप फीमेल फ्रॉग की बात करोगे तो इसमें एक पेयर ओवरी है, हाँ बिल्कुल है, और ये अपर पार्ट में है किडनी के, बिल्कुल हाँ, और ये ओपन होगा सीधे कोलोका में, यानी कि इसको वो यूरिन वाले रास्ता से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए मेरे भाई, मान लीजिए कि ये हुआ, ठीक है, किडनी, और इसके ऊपर यहां पे फॉर एग्जांपल मौजूद है ओवेरी, तो ये इसको किडनी से कोई लेना देना नहीं है, इसका अलग से पाइप होगा जो कि आगे चल के सीधे कोलोका में ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये पाइप यहां सीधे ओपन हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना, आप देख पा रहे हैं। आइए मैं इसको इस तस्वीर में भी यहां दिखाऊं कि यहां आप देख पा रहे होंगे कि ये है मेरे भाई किडनी और ये रहा आपका यूरेटर पाइप, लेकिन यहां ओवरी है, ओवरी अलग से पाइप लेके। अगर पूछे मेल और फीमेल फ्रॉग में, है ना, क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेन चेंजेस है, तो ये भी एक कह सकते हैं कि वहां कहां चला जाता है, यूरेटर वाले पाइप के थ्रू ही स्पर्म आता है कोलोका में, और यहां अलग से आ जाता है कोलोका में। कोई समस्या नहीं यहां पे। और यहां से जो इसका ओवम है या एग कह लीजिए, ठीक है, एग आ गया इसमें कोलोका में, और यहां कोलोकल एपर्चर के थ्रू बाहर, कहां चला जाएगा, बाहर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई के इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है एक्सटर्नल, यानी के शरीर के बाहर, आउटसाइड द बॉडी। ओ माय गॉड, शरीर के बाहर कैसे, आइए ध्यान देते हैं। तो मान लीजिए ये रहा वाटर, ठीक है, ये पूरा पानी है, ये पूरा वाटर है ना। अब क्या हुआ कि मेल फ्रॉग स्पर्म को रिलीज कर दिया वाटर में, और फीमेल फ्रॉग ओवा या कहिए जो एग या फीमेल गैमीट है उसको रिलीज कर दी वाटर में। ठीक है, वाटर में ही इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और मेरे भाई फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कैसा फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल मेरे भाई, मतलब शरीर के बाहर, और यही वाटर में ही फॉर्म होगा जाइगोट, जिससे डेवलप करके बनेगा टेडपोल। याद रखिएगा कि भाई इसका जो टेडपोल है ये सीधे सीधे अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं दिखेगा, यानी इसके टेडपोल के पास टेल भी होगा और इसी के टेडपोल के पास ही मेरे भाई गिल्स भी होगा। लेकिन वो प्रक्रिया जिससे ये बदल के अपने पेरेंट जैसा हो जाए, इस प्रक्रिया को कहेंगे मेटामॉर्फोसिस, और ये टेडपोल डेवलप करके एडल्ट फ्रॉग बनेगा जिसके पास टेल नहीं होगा और सांस लेने के लिए लंग्स मौजूद होगा, गिल्स के थ्रू सांस नहीं लेगा। तो ये इसका रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया हो गई। अब आगे ध्यान दीजिएगा, और बोला कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी एनसीईआरटी में लास्ट में थोड़ा सा लिखा होगा कहीं, ठीक है, कि बताइए कि इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ये कीड़ों को खाता है ना, तो ईट इंसेक्ट,
है ना, जिससे हमारा फसल बिल्कुल सेफ रहेगा। और दूसरी तरफ याद रखिएगा कि इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखता है, फूड चेन में इसका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बोला इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखेगा। अब मान लो ये कीड़ा खाता है, अगर ये हो ही नहीं तो कीड़ा को कौन खाएगा, तो तनिक समस्या हो जाएगा ना जी, बहुत कीड़ा हो जाएगा, तो उसको कंट्रोल में कैसे रखेगा। तो नेचर में हर चीज बैलेंस है, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, समझ में आया ना। तो वैसे ही ये फूड चेन में एक इंपॉर्टेंट भाग है। और मेरे भाई जैसा कि तुम्हें पता है कि कुछ ऐसे देश हैं जो कुछो खा जाते हैं, तो जैसे अपन, हमारा पड़ोसी है ना, अपन का पड़ोसी चाइना, वो तो कुछ भी खा जाएगा, तो वो लोग मेंढक, सांप, कीड़ा सब खा जाते हैं। तो यहां वही बात लिखे हैं कि इन सम कंट्री, कुछ देशों में जो फ्रॉग की टांग है ना, जो मस्कुलर लेग्स है यानी कि हिंड लिम्स जो है ना, उसको खाया जाता है फूड के रूप में, अर्थात मेढक ही समझो खाया जाता है भोजन के रूप में। ये हमारा पूरा फ्रॉग पे एक लेक्चर रहा, जिसके थ्रू आप बिल्कुल आसानी से एनसीईआरटी के पूरे पॉइंट्स को समझ सकते हो जो इस चैप्टर में है। मैं फिर से एक बार रिकैप कर दूं तो आप ध्यान में रखोगे कि जो फ्रॉग है ये एम्फीबियन है, सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ लगभग अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ह्यूमन में जितने सिस्टम्स पढ़े हैं वो सिस्टम्स मौजूद है। हाँ, कुछ अलग अलग पॉइंट्स इसमें जरूर आप पढ़े होंगे, ठीक। याद रखिएगा इसका रेस्पिरेशन 3 तरीके से हो सकता है, स्किन के थ्रू, बकल कैविटी के थ्रू, और साथ ही साथ लंग्स के थ्रू भी। और इसमें रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल अलग अलग है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी इसमें प्रेजेंट है। मेरे भाई ये रहा आपका लेक्चर पूरा फुल एंड फाइनल फ्रॉग मेरी तरफ से, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारे ऑफिशियल चैनल है इसको आप जरूर फॉलो करें, ठीक है। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक करें। बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद।